जी अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है हाउ डज डीएनए ऑफ क्रोमोसोम्स वर्क और आज के लेक्चर में हम डीएनए की फंक्शनैलिटीज को पढ़ने जा रहे हैं। देखिए डीएनए का बुनियादी फंक्शन जो है वो सेल के अंदर सेल की ओवरऑल एक्टिविटीज को कंट्रोल करना है और ये ऐसा करता है बाय द प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन। अब ये जो डीएनए से प्रोटीन्स के बनने का प्रोसेस है इसको हम सेंट्रल डॉग्मा कहते हैं। सो आज के लेक्चर में वी विल बी टॉकिंग अबाउट सेंट्रल डॉग्मा। सेंट्रल डॉग्मा के दो कंपोनेंट्स होते हैं, पहले पार्ट को ट्रांसक्रिप्शन और दूसरे पार्ट को ट्रांसलेशन कहते हैं। इन दोनों चीजों की बात करेंगे। इसके अलावा हमने इससे पहले जीन की बात की है, बट आज थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे जीन को कि जीन क्या है और जीन के हवाले से ही एक टर्म है अलील, उसके बारे में बात करेंगे। देखिए इसे प्रीवियस लेक्चर्स में मैं आपको डीएनए की लोकेशन, ये कहां पे मौजूद होता है, इसकी स्ट्रक्चर ये किस तरह का होता है और इसकी रेप्लिकेशन, ये अपनी कॉपीज कैसे बनाता है, इस बारे में हम बात कर चुके हैं। आज हमने अपने कॉन्वर्सेशन का स्टार्ट डीएनए के फंक्शन से करना है कि ये क्या ऐसा काम करता है जिसकी वजह से हमारे इतने लेक्चर इसी पे बेस्ड है, हम इसी को इतनी इंपॉर्टेंस देते जा रहे हैं। तो भाई हम कहते हैं कि ये जो डीएनए है ना, दिस इज बेसिकली जेनेटिक मटेरियल मेरा बेटा, ये ना एक जेनेटिक मटेरियल है। अब जेनेटिक मटेरियल का मतलब ये है कि सेल की जिंदगी से मुताल्लिक या इंसान की जिंदगी से मुताल्लिक जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन डीएनए के पास होती है। इट कंटेन्स ऑल द इंफॉर्मेशन, इसके पास सारी की सारी इंस्ट्रक्शन मौजूद हैं फॉर द सेल। सो वी से भाई इसके पास इट कंटेन्स ऑल द इंस्ट्रक्शन फॉर फंक्शनिंग ऑफ सेल। सेल ने जिंदगी कैसे गुजारनी है उसके हवाले से सारी की सारी डिटेल्स जो हैं वो डीएनए के पास होती है। अब सवाल ये है कि फिर ये डीएनए जो है ये अपना फंक्शन परफॉर्म कैसे करता है। अब सेल की फंक्शनिंग का मतलब बेटा ये है कि सेल ने कितनी खुराक खानी है, सेल ने कौन कौन सी एंजाइम बनाने हैं, सेल ने अपना फंक्शन क्या परफॉर्म करना है। फॉर एग्जांपल अगर वो स्किन में है तो उसका क्या फंक्शन होगा, अगर लिवर में है, स्टमक में है तो उसका क्या फंक्शन होगा। तो सेल के सारे फंक्शन जो हैं ये बुनियादी तौर पे डीएनए कंट्रोल कर रहा होता है। अब जरा सुनिएगा ध्यान से कि डीएनए ये करता कैसे है। सेल की फंक्शनिंग को कंट्रोल करने के लिए डीएनए एक बड़ा इंपॉर्टेंट काम करता है और वो है डीएनए से प्रोटीन्स का बनना। देखिए हर एक फंक्शन के लिए ना डीएनए को खास प्रोटीन बनाना। फॉर एग्जांपल अगर कोई एंजाइम बनवाना है, अगर कोई एंजाइम प्रिपेयर करवाना है तो डेफिनेटली वो प्रोटीन जो है वो एंजाइम ही होगी, वो एंजाइम प्रोटीन ही होगा। अगर कोई बायोकेमिकल रिएक्शन करवाना है तो उसके लिए एंजाइम चाहिए होगा और एंजाइम एक प्रोटीन होगी। तो डीएनए एक स्पेसिफिक प्रोटीन तैयार करवाएगा जो एंजाइम के तौर पे काम करेगी और वो बायोकेमिकल रिएक्शन जो है वो परफॉर्म करेगी। इसके अलावा अगर कोई और काम करवाना है, कोई मूवमेंट करवानी है किसी चीज की, किसी चीज को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है, कोई और प्रोडक्ट तैयार करनी है, तो जितने भी काम होंगे सेल के अंदर वो सारे के सारे काम ना एक्चुअली प्रोटीन के थ्रू ही होते हैं और प्रोटीन की सिंथेसिस कर रहा होता है एक्चुअली डीएनए। तो अब होता क्या बेटा कि डीएनए न्यूक्लियस में मौजूद है, वो अपनी इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से प्रोटीन की सिंथेसिस करवाता है और फिर जो प्रोटीन सिंथेसिस होती है वो प्रोटीन जो है आगे अपना स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करती है। अब आपके ज़हन में ये भी आ रहा होगा कि सर डीएनए तो एक है तो सारी प्रोटीन जो है वो सेम तैयार होंगी। नहीं, देखिए ऐसा नहीं होता। प्रोटीन के अंदर हर एक प्रोटीन जो प्रोटीन है ना वो एक्चुअली बनी होती है अमाइनो एसिड से, ठीक है जी। और हर एक प्रोटीन के अंदर स्पेशल सीक्वेंस होता है अमाइनो एसिड। अब ये स्पेशल सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड बेटा ये डिटरमिन करता है कि एक पर्टिकुलर प्रोटीन का फंक्शन क्या होता है। डीएनए ने जो भी प्रोटीन तैयार करवानी होती है उसके लिए एक स्पेशल मैसेज देता है, स्पेशल इंस्ट्रक्शन देता है। उस स्पेशल इंस्ट्रक्शन के मुताबिक प्रोटीन बनती है और उसमें स्पेशल टाइप के अमाइनो एसिड के सीक्वेंस होते हैं जिसकी बेस पे वो प्रोटीन फिर अपना फंक्शन परफॉर्म करता है। अब ध्यान से सुनिएगा, ये जो डीएनए से प्रोटीन बनने का प्रोसेस है इसको हम मेरा बेटा ओवरऑल कहते हैं सेंट्रल डॉग्मा। दैट मीन्स कि सेंट्रल डॉग्मा एक्चुअली वो प्रोसेस है जिसमें डीएनए से प्रोटीन्स बनती हैं। डीएनए अपने सेल को ड्राइव करता है, डीएनए अपने सेल के फंक्शन को परफॉर्म करता है। तो उस ओवरऑल प्रोसेस को सेंट्रल डॉग्मा के मेरा बच्चा हम कहते हैं, उस ओवरऑल प्रोसेस को सेंट्रल डॉग्मा कहते हैं। अब ये जो सेंट्रल डॉग्मा है ये बुनियादी तौर पे दो पार्ट्स पे मुश्तमिल होता है। तो वी से
कि जनाब जो सेंट्रल डोगमा है उसका जो पहला पार्ट है उसको कहते हैं बेटा ट्रांसक्रिप्शन, और जो दूसरा पार्ट है सेंट्रल डोगमा का उसको मेरा बच्चा कहते हैं ट्रांसलेशन। ना उसी होता क्या है, ट्रांसक्रिप्शन वो प्रोसेस है जिसमें बेटा पहले डीएनए से आरएनए बनता है। इस प्रोसेस को जिसके दौरान डीएनए से आरएनए बनता है उसको जनाब कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। अब ध्यान दीजिएगा ये होता कैसे, ये आपका डीएनए है। अच्छा, डीएनए की एक स्ट्रैंड के साथ उसका कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए तैयार होगा ऐसे, और जब वो आरएनए पूरा एक तैयार हो जाएगा एक मैसेज की फॉर्म में, तो फिर हम उसको कहेंगे एमआरएनए, और ये इसका जो सीक्वेंस है वो कुछ इस किस्म का होगा, सिंगल स्ट्रैंडेड ही हो। ठीक हो गया जी। अच्छा, ट्रांसक्रिप्शन क्या है कि फॉर्मेशन ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए, ये न्यूक्लियस के अंदर ही हो जाती है, इन द न्यूक्लियस ये प्रोसेस हो जाता है कि डीएनए न्यूक्लियस में मौजूद है तो वहां पर ही एक एंजाइम होता है, उसके थ्रू डीएनए से एमआरएनए बना लेते हैं। अब जब ये एमआरएनए बन जाता है, ये आरएनए एक्चुअली एमआरएनए, अब जब ये एमआरएनए बन जाता है तो फिर ये आ जाता है साइटोप्लाज्म में, और साइटोप्लाज्म में जब ये एमआरएनए आता है तो वहां पर इस एमआरएनए की इंस्ट्रक्शंस को यूज करके प्रोटीन बना देता है। एमआरएनए की इंस्ट्रक्शंस को यूज करके इन प्रोटीन्स का बनना जो है बेटा उसको ट्रांसलेट। अच्छा, इस प्रोसेस में ना राइबोसोम इन्वॉल्व होते, बात को समझिएगा जरा। और ये राइबोसोम्स जो हैं ये करते क्या हैं कि एमआरएनए की इंफॉर्मेशन के मुताबिक जो है तो वो प्रोटीन बना देते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारा एक राइबोसोम है, इसके दरमियान यहां पे आके एमआरएनए अटैच हो जाएगा, और एमआरएनए के ऊपर जो इंस्ट्रक्शंस हैं उन इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक यहां पर यहां पर अमाइनो एसिड अटैच होते जाएंगे, और जब अमाइनो एसिड अटैच होते जाएंगे स्पेसिफिक खास अमाइनो एसिड जो पीछे से हिदायत आई है, जो इंस्ट्रक्शन आई है उसके बेस पे, तो ये जो हमारे पास प्रोडक्ट बन जाएगी उसको हम कहेंगे जनाब ये हमारे पास प्रोटीन बन गई। सो दिस इज हाउ दिस होल प्रोसेस ऑफ सेंट्रल डोगमा अकर, जिसमें सबसे पहले ट्रांसक्रिप्शन होती है और फिर जो है मेरा बच्चा ट्रांसलेशन होती है। इसी सेंट्रल डोगमा के हवाले से मैंने आपके साथ ये एक एनिमेशन भी शेयर की है, और इससे आप बड़ा क्लियरली समझ सकते हैं कि बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है। पहले डीएनए से आरएनए बना, आरएनए साइटोप्लाज्म में आया, उससे प्रोटीन बन गई। इन दो स्टेप्स को हम कहते हैं सेंट्रल डोगमा। इन्हीं दोनों स्टेप्स के थ्रू सेल की पूरी एक्टिविटीज बेटा डीएनए कंट्रोल करता है। इसी से रिलेटेड हमारे पास एक अगला कॉन्सेप्ट है, और वो कॉन्सेप्ट ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसको हमने पहले पढ़ा भी हुआ है, एंड दैट इज ऑफ जीन। देखिए बेटा यहाँ पे अगर आप गौर करें ना, तो हुआ क्या है यहाँ पे ये हुआ है कि आपके पास एक पूरा डीएनए का मॉलिक्यूल था, उसके एक छोटे से पोर्शन से एमआरएनए बनता है, और उसी एमआरएनए से एक पूरी की पूरी प्रोटीन बन जाती है। इसका मतलब ये है कि ये जो एक डीएनए है हमारे पास, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जी यहां से लेके यहां तक, ये हमारा ना एक डीएनए का मॉलिक्यूल, या एक स्ट्रैंड है, दो स्ट्रैंड भी नहीं कहते, हम कहते हैं एक स्ट्रैंड है। तो एक्चुअली होता ये है कि जो डीएनए है ना पूरा, इसके मुख्तलिफ हिस्सों के पास, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से यहां से लेके यहां तक, इसके मुख्तलिफ हिस्सों के पास इंफॉर्मेशन होती है फॉर स्पेशल ट्रेट्स, और इन्हीं हिस्सों को हम जीन कहते हैं। जैसे कि हमने पहले डिफाइन किया था, हमने कहा था कि जीन इज बेसिकली द पार्ट ऑफ डीएनए दैट कंटेन्स स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। डीएनए का वो पार्ट जिसके पास को खास स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन होती है रिलेटेड टू सिंथेसिस ऑफ एनी प्रोटीन, उसको हम जीन कहते हैं। अब देखिए ये इतना हिस्सा भी डीएनए का जीन होगा, फिर हो सकता है इस हिस्से के पास भी यहां से लेकर यहां तक भी कोई ना कोई इंफॉर्मेशन हो, ये भी एक जीन होगा। लेट्स से हम कहते हैं इसके पास E1 एंजाइम 1 के लिए इंफॉर्मेशन है, इसके पास E2 एंजाइम 2 के लिए इंफॉर्मेशन है, तो हम कहेंगे कि ये E1 का जीन है, ये E2 का जीन है, राइट। इसको और सादा लफ्जों में समझने की कोशिश करते हैं। मिसाल देखिए, मिसाल के तौर पे आपके आई कलर को एक जीन ना कंट्रोल करता है, ठीक है। अच्छा, अब वो जीन कहां मौजूद होगा, यहां। उस जीन के पास जैसी इंफॉर्मेशन होगी, जो इंफॉर्मेशन होगी उसी की बुनियाद पे आपका आई कलर डिफाइन होगा। तो यहां से आपने कॉन्सेप्ट ये लेना है
कि डीएनए एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है, एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, और उसके छोटे छोटे पार्ट, उसके हिस्सों, उसके पार्ट्स के ऊपर इंफॉर्मेशन होती है, जगह जगह पर मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन पड़ी होती है, और डीएनए के वो पार्ट जहां पर इंफॉर्मेशन मौजूद होती है हमारी ग्रोथ डेवलपमेंट से रिलेटेड, उनको उसको बेटा हम जीन कहते हैं। यहां से ही अगला कॉन्सेप्ट ले लीजिए, एंड दैट कॉन्सेप्ट इज ऑफ लोकाए, या इसको हम लोकस भी कहते हैं। लोकस कह लीजिए या लोकाए कह लीजिए। भाई डीएनए के ऊपर जीन की जो लोकेशन होती है उसको हम कहते हैं लोकाए, हम कहते हैं जी लोकेशन ऑफ जीन। ऑन क्रोमोसोम, अब मैंने यहां क्रोमोसोम्स का लफ्ज लिखा, डीएनए का लफ्ज नहीं लिखा, फॉर द वेरी रीजन कि जो डीएनए में एक्चुअली क्रोमोसोम्स में मौजूद होता है, तो जो लोकेशन ऑफ जीन होती है ऑन द क्रोमोसोम, उसको हम कहते हैं जी लोकस। फॉर एग्जांपल ये देखिए, अभी ये हमारे पास एक क्रोमोसोम है, डेफिनेटली इसके अंदर यहां पर ये डीएनए का मॉलिक्यूल मौजूद होगा, उसी से ही बना हुआ है ना क्रोमोसोम, और ये वाला क्रोमोसोम का पार्ट भी डीएनए के मॉलिक्यूल से बना हुआ। तो हम कहते हैं कि यहां इतने, इस पार्ट से लेके इस पार्ट तक जो है ना जीन ए मौजूद है फॉर एग्जांपल, तो ये दिस विल बी एक्चुअली द लोकस फॉर जीन ए, वो जगह जहां पर जीन ए मौजूद है उसको हम बोलेंगे कि ये जीन ए का लोकस है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट दैट वी हैव रिगार्डिंग दिस मेरा बच्चा इज द कॉन्सेप्ट ऑफ अलील। देखिए जो जीन्स होते हैं ना वो हमेशा मौजूद होते हैं पेयर में, ये बात याद रखिएगा, दिस लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जीन्स आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ पेयर्स। जीन हमेशा पेयर्स की फॉर्म में होते हैं, अकेले नहीं होते, पेयर्स की फॉर्म। मिसाल के तौर पे इफ यू हैव अ जीन ए, तो वो एक अकेला ए नहीं होगा बल्कि दो ए होंगे। अब आप सोच रहे होंगे सर ऐसा क्यों है, ये देखिए ना एक क्रोमोसोम है, तो ठीक है जीन ए यहाँ पे मौजूद है, दूसरा ए कहां पे मौजूद होगा, दूसरा ए कहां से आ गया। देखिए अब यहां से कॉन्सेप्ट आता है होमोलोगस क्रोमोसोम। हमने जब पिछले पिछले लेक्चर में क्रोमोसोम पढ़े तो हमने कहा भाई एक सेल में दो सेट होते हैं क्रोमोसोम के, होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं, एक ही तरह के दो दो क्रोमोसोम होते हैं। फॉर एग्जांपल इफ आई एम गोना से दैट दिस क्रोमोसोम इज क्रोमोसोम नंबर 1, तो आपके पास क्रोमोसोम नंबर 1 एक नहीं होगा, दो होंगे, या इसको कह लेते हैं क्रोमोसोम ए कह लेते। तो आपके पास एक क्रोमोसोम ए नहीं होगा बल्कि आपके पास एक्चुअली दो क्रोमोसोम ए होंगे, एक क्रोमोसोम ए ये, एक क्रोमोसोम ए। तो एक्चुअली एक जीन ए यहाँ पे मौजूद होगा और एक जीन ए जो है ना वो यहाँ पे मौजूद। तो इसीलिए हम कहते हैं कि भाई जीन्स मौजूद होते हैं पेयर्स की फॉर्म में, और जब ये पेयर्स की फॉर्म में मौजूद होते हैं तो इनकी जो फॉर्म्स है वो भी मुख्तलिफ हो सकती है। ऐसा हो सकता है कि जीन एक हो लेकिन उसकी शक्लें मुख्तलिफ, जिसको हम फॉर्म्स ऑफ द जीन कहते हैं। तो उसी हिसाब से हम अलील को डिफाइन करते हैं, हम ये कहते हैं कि अल्टरनेट फॉर्म्स ऑफ जीन, अल्टरनेट फॉर्म्स ऑफ जीन, जीन की जो मुख्तलिफ शक्लें हैं उनको हम मेरा बेटा अलील्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब ये जो हमारे पास जीन ए है ये हो सकता है कि कैपिटल ए की फॉर्म में मौजूद हो और हो सकता है कि स्मॉल ए की फॉर्म में मौजूद हो। तो ये हमारे पास जीन ए की दो फॉर्म्स हो गई, कैपिटल ए और स्मॉल ए। यहां पर आपने कॉन्सेप्ट ये लेना है कि देखिए जीन एक ही है। अब आप इसको ऐसे समझिए कि जो इंसान का कलर है, आसान करके बात करें, अब आपने इसको कॉम्प्लेक्स नहीं करना, एक सिर्फ कॉन्सेप्ट लेना। इंसान का जो आई कलर है मिसाल के तौर पे फर्ज कर लेते हैं, बल्कि इसको भी छोड़िए, एक और आसान एग्जांपल देखिए, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका ये जो जबान का तालु है वो यहाँ अटैच होता है नीचे, तो वो आसानी से बोल नहीं सकते। अच्छा, अक्सर लोग होते हैं उनका जबान का ताल्लुक नहीं होता और वो इजीली बोल सकते हैं। ये जो जबान के ताल्लुक की पोजीशन और लोकेशन है ना, ये एक जीन कंट्रोल। अच्छा, उस जीन की दो फॉर्म, यही एग्जांपल लेंगे, फर्ज करते हैं उस जीन की एक फॉर्म ये, एक फॉर्म ये। अगर वो जीन लार्ज ए वाली फॉर्म में होगा तो आपका ताल्लुक फ्री होगा और आप आराम से बोल सकते हैं। अगर वो जीन स्मॉल ए वाली फॉर्म में होगा तो आपका ताल्लुक फ्री नहीं होगा और आप आराम से नहीं बोल सकते ना। तो कॉन्सेप्ट इज कि देखिए एक जीन ना करेक्टर एक को ही कंट्रोल कर रहा होता है, बट आपने देखा होगा कि एक करेक्टर के अंदर बहुत सारी वेरिएशंस होती है, तो उन वेरिएशंस को बेसिकली एलील्स कंट्रोल कर रही होती है। जैसे मैंने आपको मिसाल दी,
सिमिलरली बहुत सारे लोगों की ये जो कान की लो है ये यहाँ पे अटैच होती है, तो इस कान की लो की लोकेशन को भी जीन एक कंट्रोल कर रहा हो, और उसकी दो फॉर्म्स होती है। पहली फॉर्म में अगर जीन होगा तो कान की लो आजाद होगी, दूसरे लो में अगर जीन होगा तो कान की लो जो है मेरा बेटा वो अटैच होगी, तो हम कहेंगे कि ये जीन जो है वो दूसरी फॉर्म है। तो जो अलील्स हैं बुनियादी तौर पे वो जीन्स के अंदर वैरायटी का काम करते हैं। जैसे हमारी आंखें हैं तो हमारे आई कलर कई तरह के होते हैं, हमारे स्किन को जो जीन कंट्रोल करता है उसकी बहुत ज्यादा अलील्स होती है। तो जो जीन की अल्टरनेट फॉर्म्स होती हैं उनको हम अलील्स कहते हैं। आज के लेक्चर के लिए इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।